साना साना हाथ जोड़े। इसकी लेखिका हैं मधु कांकरिया। प्रस्तुत पाठ एक यात्रा वृत्तांत है जिसमें भारत के पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम की राजधानी गंगटोक और उसके आगे की हिमालय यात्रा का वर्णन किया गया है। इसमें लेखिका यह बताती हैं कि भावनगरों की शून्यता और भागम भाग और यंत्रवत जीवन की ऊब से बचने के लिए दूरस्थ स्थानों की यात्रा की गई। इन्हीं यात्राओं के दौरान लेखिका को देश की विभिन्न संस्कृतियों, मनुष्य और स्थानों को पहचानने और मिलने का अवसर मिला। इन्हीं अनुभवों को उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में स्थान दिया है। लेखिका मधु कांकरिया का जन्म 1957 में कोलकाता शहर में हुआ। इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए और कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया। इन्होंने अधिकतर गद्य साहित्य संबंधी रचनाएं लिखीं जो इस प्रकार हैं: पत्ताखोर उपन्यास, सलमान आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, बीतते हुए अंत में ईशु, चिड़िया ऐसे मारती है, भरी दोपहरी में अंधेरे, 10 प्रतिनिधि कहानियाँ, युद्ध और बुद्ध, कहानी संग्रह, बादलों के बारूद, यात्रा वृत्तांत। मधु कांकरिया की रचनाएं विचारात्मक और संवेदना की दृष्टि से नवीन हैं। इनकी रचनाओं के विषय सामाजिक समस्याओं से संबंधित हैं, जैसे संस्कृत महानगर की घुटन और असुरक्षा के बीच युवाओं में बढ़ती नशे की आदत, लाल बत्ती इलाकों की पीड़ा आदि। अब हम आपको पाठ का सार बताएंगे कि लेखिका यहाँ पर गंगटोक की रात्रि के बारे में बता रही है। गंगटोक सुबह, शाम और रात हर समय बहुत अच्छा लगता था। यहाँ की रहस्यमय सितारों भरी रात लेखिका को बहुत सम्मोहित करती थी। लेखिका ने यहाँ एक नेपाली युवती से प्रार्थना के बोल सीखे थे। साना साना हाथ जोड़ी, गर्दों प्रार्थना, हाम्रो जीवन तिम्रो कौशेली। इसका हिंदी अर्थ है कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। कंचनजंगा के दर्शन। अब लेखिका को कंचनजंगा के दर्शन की प्रतीक्षा थी। सुबह लेखिका को युमथांग के लिए भी निकलना था। जैसे ही उसकी आंख खुली, वह बालकनी की ओर भागती है, क्योंकि उन्हें लोगों ने बताया था कि जब मौसम साफ होगा तो बालकनी से ही कंचनजंगा, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी, दिखाई देती है। उस समय मौसम अच्छा होने के कारण भी आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका हुआ था, जिसके कारण लेखिका को कंचनजंगा दिखाई नहीं पड़ी, किंतु सामने तरह तरह के रंग बिरंगे ढेर सारे फूल दिखाई दिए। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। कंचनजंगा न दिखनी थी और न ही दिखाई दी। गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। लेखिका के साथ चल रहे ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे उन्हें बताते हैं कि यहाँ के सारे रास्तों में हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी। वहाँ जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों से आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएँ, किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएँ जिस पर मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे उन्हें बताते हैं कि यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएँ फहरा दी जाती हैं। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता। ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएँ लगा दी जाती हैं, पर वे रंगीन होती हैं। नार्गे बोलता ही जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीप में लगी हुई दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ये तस्वीर देखी थी। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी तो जितेन हमें बताने लगा कि इस जगह का नाम कविलुंग स्टॉक है। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीसखे बमसन ने लेपचाओ के सेमन से कुंज तेग के साथ संधि पत्र पर यहीं हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। लेपचा और भूटिया
सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता का शुरुआती स्थल है। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता हुआ चक्र। यह क्या है? नार्गे कहने लगा। मैडम, यह धर्म चक्र है, जिसको हम प्रेयर व्हील भी कहते हैं। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं भी एक जैसी हैं। धीरे धीरे हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगीं। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बौने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे, मतलब दिखाई नहीं पड़ रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। अब रास्ते वीरान सकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। हिमालय विशालकाय होने लगा था। कहीं पर्वत शिखरों के बीच दूध की धार की तरह झरझर गिरते झरने, झरझर नीचे गिरते हुए जलप्रपात दिखाई दे रहे थे, तो कहीं चांदी की तरह चमक मारती तिस्ता नदी, जो सिलीगुड़ी से ही लगातार लेखिका के साथ चल रही थी, बहती हुई दिखाई दे रही थी। जीप सेवन सिस्टर वाटरफॉल नामक स्थान पर रुकी। वहाँ एक विशाल और सुंदर झरना दिखाई दे रहा था। सैलानियों ने कैमरे से उस स्थान के चित्र लेने शुरू कर दिए। लेखिका यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य में इतना खो गई कि उसका दिल वहाँ से जाने का नहीं कर रहा था। लेखिका वहाँ की प्रकृति और पर्यावरण के बारे में बताती है। आगे चलने पर लेखिका को हिमालय की रंग बिरंगी चोटियाँ नए नए रूपों में दिखाई देती हैं, जो अचानक बादलों में छा जाने पर ढक जाती हैं। धीरे धीरे धुंध की चादर से छट जाने पर उन्हें दो विपरीत दिशाओं में आते छाया बादल दिखाई देते हैं, जो अब अपने श्रेष्ठतम रूप से उनके सामने हैं। इस स्थान को देखकर लेखिका को ऐसा लगता है मानो स्वर्ग यहीं पर है। वहाँ पर लिखा था थिंक ग्रीन, जो प्रकृति और पर्यावरण के प्रति सजग होने की बात कह रहा था। लेखिका वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य में इतना प्रभावित होती हैं कि जीप से कुछ देर वहाँ रुकने पर वह थोड़ी दूर पर पैदल ही वहाँ के सौंदर्य को निहारने लगती हैं। उनकी यह मुग्धता पहाड़ी औरतों द्वारा पत्थरों के तोड़ने की आवाज़ से टूटती है। अब लेखिका वहाँ भूख, मौत और जीवित रहने की जंग में शामिल स्त्रियों के बारे में बताती है। लेखिका को यह देखकर बहुत दुख हुआ कि इतने सुंदर और प्राकृतिक स्थान पर भी भूख, मौत और जीवित रहने की जंग चल रही थी। वहाँ पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी ने बताया कि जिस सुंदर स्थानों का दर्शन करने वह जा रहे हैं, यह सब उनकी पहाड़ी महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे हैं। यह काम इतना खतरनाक है कि जरा सा भी ध्यान चूका तो मौत निश्चित है। लेखिका को ध्यान आया कि एक स्थान पर सिक्किम सरकार का लगाया हुआ बोर्ड, जिस पर लिखा था एवर वंडर्ड हु डिफाइंड डेट टू बिल्ड दीज रोड्स, इसका हिंदी अनुवाद था, आप आश्चर्य करेंगे कि इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। वास्तव में कितना कम लेकर भी ये पहाड़ी स्त्रियां समाज को कितना अधिक वापस देती हैं। अब लेखिका हमको पहाड़ी जीवन की कठोरता के बारे में बताएंगी। जब जीप और ऊंचाई पर पहुंची तो 7-8 वर्ष की उम्र के बहुत सारे बच्चे स्कूल से लौट रहे थे। जितिन गाइड उन्हें बताता है कि यहाँ ले देकर एक ही स्कूल है, जहाँ 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। पहाड़ी के अतिरिक्त ये बच्चे शाम को अपनी माँ के साथ मवेशियों को भी चराते हैं, पानी भरते हैं और जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर धोते हैं। अब लेखिका लायुंग के प्राकृतिक दृश्य के बारे में हमें बताती है। लेखिका हमको थांग पहुंचने के लिए लायुंग में जिस मकान में लेखिका व उसके सहयात्री ठहरे थे, वह तिस्ता नदी के किनारे लकड़ी का एक छोटा सा घर था। वहाँ का वातावरण देखकर उन्हें लगा कि प्रकृति ने मनुष्य को सुख, शांति, पेड़ पौधे, पशु सभी कुछ दिए हैं, किंतु हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय, ताल और गति के साथ
खिलवाड़ करके अक्षम्य, जिसको अक्षम्य का मतलब क्षमा योग्य न होने वाला अपराध किया है। लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुरम्य थी। वहाँ के अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार था। लेखिका सुबह अकेले ही पहाड़ों की बर्फ़ देखने के लिए निकल जाती है, परंतु वहाँ जरा भी बर्फ़ नहीं थी। लायुंग में एक सिक्किमी नवयुवक ने उन्हें बताया कि प्रदूषण के चलते यहाँ बर्फबारी लगातार कम होती जा रही है। लेखिका हमको स्विट्ज़रलैंड के बारे में बताएं। भारत का स्विट्ज़रलैंड। बर्फबारी को देखने के लिए लेखिका अपने सहयात्रियों के संग लायुंग से 500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कटाव नामक स्थान पर जाती हैं। इसे भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। कटाव जाने का मार्ग बहुत दुर्गम था। सभी सेनानियों की सांसें रुकी जा रही थीं। रास्ते धुंध और फिसलन से भरे थे, जिसमें बड़े बड़े शब्दों में चेतावनी लिखी थी, इफ़ यू आर मैरिड डाइवर्स स्पीड। दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। अब लेखिका कटाव पहुंचकर वहां की सुंदरता के बारे में बताती हैं। कटाव पहुंचने के रास्ते में दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखाई देने लगे थे। पहाड़ ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने उन पर पाउडर छिड़क दिया हो या साबुन के झाग चारों ओर फैला दिए हों। हाँ, सभी बर्फ पर कूदने लगे। लेखिका को लगा शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी और जीवन के गहन सत्यों को खोजा होगा। लेखिका की मित्रमणि एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी कि ये हिम शिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया की। प्रकृति भी किस नायाब ढंग से इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ़ के रूप में जल संग्रह कर देती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो ये बर्फ़ शिलाएँ पिघल पिघल कर जलधारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती हैं। ये अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। आगे लेखिका सैनिकों की वीरता के बारे में किस्से सुनाती हैं कि जब वह आगे बढ़ी तो उन्हें मार्ग में इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ दिखाई पड़ने लगीं। वहाँ से थोड़ी दूरी पर चीन की सीमा दिखती थी। आप लोगों को बहुत तकलीफ़ होती होगी। तो उसने उत्तर दिया, आप चैन की नींद सो सकें इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। थोड़ी दूर एक फौजी छावनी में लिखा था, वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो। लेखिका को भारतीय सैनिकों पर बहुत गर्व होता है। सोचने लगती हैं कि पौष और माघ के महीनों में जब केवल पेट्रोल को छोड़कर सब कुछ जम जाता है, उस समय ये सैनिक हमारी रक्षा के लिए दिन रात लगे रहते हैं। यूमथांग की पहाड़ियों में ढेरों प्रियुता और रोडोडेंड्रों के फूल खिले हुए थे। जितेन उन्हें बताता है कि अगले 15 दिनों में यह पूरी घाटी फूलों से भर जाएगी। अब लेखिका सिक्किम में भारत प्रेम के बारे में बताती हैं। लेखिका यूमथांग में चिप्स बेचती हुई एक युवती से पूछती हैं, क्या तुम सिक्किमी हो? वह युवती उत्तर देती है, नहीं, मैं इंडियन हूँ। लेखिका को यह जानकर बहुत प्रसन्नता होती है। लेखिका सिक्किम से जुड़ी लोक मान्यताओं के बारे में बताती हैं। जब लेखिका तथा उनके साथी जीप में बैठकर जा रहे थे तब एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। लेखिका की साथी मणि बताती है, चांदनी रात में ही भौंकते हैं। वापस लौटते हुए जितेन उन्हें जानकारी देता है कि यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के पैरों के निशान हैं। कहा जाता है कि यहाँ गुरु नानक जी की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे और जिस स्थान पर चावल छिटक गए थे वहाँ चावल की खेती होती है। अब लेखिका एक और स्थान के बारे में जानकारी देती है जिसका नाम खेदुम था। खेदुम का महत्व जितेन उन्हें बताता है, 3-4 किलोमीटर आगे खेदुम नामक स्थान पर देवी देवताओं का निवास है। सिक्किम के लोगों का विश्वास है कि जो यहाँ गंदगी फैलाता है उसकी मृत्यु हो जाती है। लेखिका के पूछने पर कि क्या तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते,
तो वह उत्तर देता है, नहीं मैडम, हम लोग पहाड़, नदी, झरने इन सब की पूजा करते हैं। जितेन युमथांग के विषय में एक जानकारी और देता है कि जब सिक्किम भारत में मिला तो उसके कई वर्षों बाद भारतीय सेना के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में यह विचार आया कि को यहाँ रखकर क्या होगा। घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इन रास्तों को स्पॉट बनाया जा सकता है। आज भी यहाँ रास्ते बनाए जा रहे हैं। लेखिका सोचती है कि नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है और शायद मनुष्य की कभी न समाप्त होने वाली खोज का नाम सौंदर्य है। इस प्रकार मधु कांकरिया द्वारा साना साना हाथ जोड़ पाठ समाप्त होता है। थैंक यू।